रोकेन इतना ताकतवर है कि वो अकेला ही पूरी स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड से लड़ रहा है। वो उस पर हर तरफ से हमला करते हैं, तीर और मैजिक स्ट्राइक्स का यूज करते हुए। उनका सोर्ड्समैन उसे खत्म करने के लिए एक माउंटेन सोर्ड स्ट्राइक के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन जब आग शांत होती है, रोकिन को खरोच तक नहीं आती। वो हवा में ही तलवार को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है और उसे कुचल देता है, फिर उस बंदे को एक ही बार में खत्म कर देता है। रोकिन उनकी बेकार कोशिशों पर हंसता है। एक और मेज आता है और उसे जमाने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी काम नहीं करता जब वो अपनी वॉर क्राई से उसे हटा देता है। वो सब हैरान रह जाते हैं और रोकेन उन्हें खत्म करने के लिए दौड़ता है। लेकिन अचानक आसमान से सीधा एक बिजली गिरती है, जिससे काफी डैमेज होता है। गिल्ड के दो सबसे स्ट्रांग मेंबर्स लड़ाई में पहुंचते हैं, लेकिन ये भी हमारे हीरो को रोकने के लिए काफी नहीं है। वो उन सब से निपटने के लिए तैयार हैं। हालांकि वो दोबारा हमला नहीं करते, इसके बजाय वो सब एक शख्स के आगे झुकते हैं जो आखिर में दिखाई दिया। गुस्से में हमारा बंदा पीछे देखता है और ओडिन को पाता है, जो लॉर्ड गेम का नंबर 1 प्लेयर है। वो राग्नारॉक का गिल्ड मास्टर भी है और किंग ऑफ क्रिएशन का टाइटल होल्ड करता है। दुश्मन को देखकर हमारे लड़के का किलिंग इंटेंट बढ़ जाता है और वो तुरंत उसकी तरफ लपकता है, लेकिन उसका हमला सिर्फ हवा को लगता है। उसका सिस्टम नोटिफाई करता है कि एक अननोन पावर उसे दबा रही है, इसलिए उसकी मूवमेंट और अटैक स्पीड गिरकर सिर्फ 30% रह गई है। वो ओडिन के अटैक से आती हुई सैकड़ों तलवारों को देखता है। वो अपने दुश्मन को कोसता है जब तलवारें उसकी तरफ आती हैं और निशाने पर लगती हैं। नातीजन उसकी एचपी सिर्फ 2% रह जाती है और अब उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। अब ओडिन अपने चमचों के साथ उसके आमने सामने खड़ा है। हमारा बंदा अपनी हार पर दांत पीसता है। ओडिन उसका मजाक उड़ाता है, ये पूछते हुए कि उसके जैसा ताकतवर इंसान जो किंग ऑफ वायलेंस है और कभी लॉर्ड प्लेयर्स में पहले नंबर पर था, अब उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो पूछता है कि वो कितनी बार उनके खिलाफ खड़ा होगा और कहता है कि लड़ने के बजाय उसे अपनी पुरानी शान वापस पाने और बड़ी चीजें हासिल करने के लिए उसका गिल्ड ज्वाइन करना चाहिए। ओडिन उसे एक आखिरी मौका देता है, लेकिन हमारा लड़का उसे कोसते हुए मुस्कुराता है। वो चिल्लाता है कि वो जल्द ही उसका घमंड तोड़ देगा, इसलिए ओडिन को तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही ओडिन उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। उसका सिस्टम उसे वार्न करता है कि उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी, जिससे उसका लेवल कम हो जाएगा और उसका एक रैंडम गियर गिर जाएगा। इसके साथ वो ज़बरदस्ती लॉग आउट हो जाता है। रियल लाइफ में वो अपना कैप्सूल खोलता है और दोबारा हारने पर काफ़ी परेशान होता है। गुस्से से भरा हुआ वो ज़मीन पर लगातार मुक्के मारता है, जिससे उसका नीचे वाला पड़ोसी उसके शोर मचाने पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अपनी भड़ास निकालने के बाद थककर वो ज़मीन पर बैठ जाता है। वो वर्चुअल रियलिटी गेम द लॉर्ड के बारे में सोचता है। ये गेम कुछ साल पहले अचानक आया था और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से सबको हैरान कर दिया था, जो प्लेयर्स को बिल्कुल असली लगता है। इस गेम की दुनिया धरती से भी बड़ी है और यहाँ तक कि इसके एनपीसी कैरेक्टर्स भी असली लोगों की तरह बिहेव करते हैं। और हमारा बंदा हर चीज़ में टॉप रैंक्ड प्लेयर था, जिसे उसे किंग ऑफ वायलेंस का टाइटल मिला। लेकिन ओदिन के आते ही सब बदल गया। हमारे बंदे को समझ नहीं आ रहा कि उसे इतनी ओवर पावर ताकत कैसे मिली। सिर्फ यही नहीं, उसने रैग्नारॉक नाम का गिल्ड भी बनाया, जिसके मेंबर्स उसे लगातार 8 बार मार चुके हैं। हर मौत के साथ उसका लेवल गिरता है और उसने कई सारे गियर्स खो दिए हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में अपनी मुट्ठी भींचता है। वो हार ना मानने की थन लेता है, क्योंकि वो लॉर्ड का अल्टीमेट प्लेयर है। जबकि बाकी प्लेयर्स दुनिया की दौलत खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं, उसने वो पैसा टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए खर्च किया है। इसलिए वो रैग्नारॉक की वजह से हार नहीं मानेगा। इसके साथ वो कैप्सूल खोलता है, दोबारा लड़ने के लिए तैयार। रोकेन अपने हथियार के साथ हर रैग्नारॉक मेंबर को गिराने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में आग है, लेकिन कुछ देर बाद वो ज़मीन पर गिरा हुआ है, घायल और कई तलवारों से चिढ़ा हुआ। अपनी मौत में भी वो अपने दुश्मनों को कोसता है। अगले ही पल उसका सिस्टम उसे बताता है कि उसने किंग ऑफ वायलेंस का टाइटल खो दिया है, क्योंकि अब वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकता। ये पढ़कर वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है। वो गेम से भीख मांगता है कि ये टाइटल उससे ना छीने। उसकी हालत देखकर ओडिन फैसला करता है कि अपना रैंक खोने के बाद हमारा बंदा अब मारने लायक भी नहीं है, इसलिए वो उसे वहीं मरता हुआ छोड़ देते हैं। उन्हें जाता देख वो गुस्से में दांत पीसता है, यह एहसास करते हुए कि उसने अपना टाइटल, सैकड़ों लेवल्स और वो गियर्स खो दिए हैं जिन्हें पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी।
अगले ही पल उस पर बिजली गिरती है। इसके साथ ही रोकिन का अंत हो जाता है, जो गेम का लेजेंडरी सबसे वायलेंट प्लेयर है। लेकिन हमारे लड़के को पता नहीं कि ऐसा नहीं है। अगले दिन वो अपने कमरे में अलार्म की आवाज़ से उठता है। परेशान होकर वो अलार्म क्लॉक को दीवार पर मारता है। वो रैग्नारॉक को हराने के बारे में सोचते हुए उठता है, जो ताकतवर होता जा रहा है जबकि वो कमज़ोर होता जा रहा है। फिर उसे याद आता है कि कल किराया देना है। वो किराया भरने के लिए अपना बचा हुआ गोल्ड बेचने का प्लान बनाता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है, ये देखकर कि उसका एक्सेस कैप्सूल वहाँ नहीं है। उसे याद नहीं कि उसने कंपनी को इसे वापस लेने के लिए कहा था। अगर उसने कहा भी होता तो उसे नहीं लगता कि वो उन्हें अपने घर में घुसने नहीं देता। अचानक उसे एक और एहसास होता है, वो अपने अभी वाले घर में नहीं है। उसका ध्यान फ़ोन की बीप पर जाता है, जो नोटिफाई करता है कि एक नया वर्चुअल रियलिटी द लॉर्ड गेम जल्द ही आ रहा है। बाद में रोकिन एक दुकान में बैठा है, चेहरे पर कन्फ्यूजन लिए हुए, जब उसे पता चलता है कि ये 2021 है। दुकानदार उसकी परेशानी की वजह नहीं समझ पाता। फिर रोकिन अपना नाम हिचिल कंफर्म करता है। जांग जांग ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन बिना जवाब दिए रोकिन बाहर भाग जाता है, जिससे जंग कमेंट करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप की वजह से ऐसा कर रहा होगा। अब वो बाहर अपनी सिचुएशन पर गौर कर रहा है। वो अपने फेवरेट कन्वीनियंस स्टोर के बारे में सोचता है, जहां वही पार्ट टाइमर 3 साल पहले काम करता था। उसे ओडिन और उसके चमचों के हाथों अपनी दर्दनाक मौत याद आती है। उसे समझ नहीं आता कि वो 3 साल पीछे कैसे जागा। वो अपने हाथों को देखता है, सोचता है कि क्या वो सपना देख रहा है या सब कुछ एक इल्यूजन था। अचानक वो नतीजे पर पहुंचता है कि ये ओडिन है जिसने उसके दिमाग के साथ कुछ किया है। इसके साथ वो गहरी सांस लेता है और ओडिन का नाम चिल्लाता है, उसे बाहर आने और सामना करने का चैलेंज देता है। हालांकि उसके चिल्लाने का नतीजा उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा देता है। ऑफिसर ओडिन अजीब नाम पर कमेंट करने के बाद उसे जाने देता है। वो उसे एक वार्निंग के साथ छोड़ता है। वो स्टेशन से बाहर आता है, सोचते हुए कि एक मेंटल इल्यूजन इतना डिटेल कैसे हो सकता है। इसके अलावा उसे समझ नहीं आता कि ओडिन उसे इस इल्यूजन में क्यों डालेगा, अपनी रियलिटी टेस्ट करने के लिए। वो अपना सर एक खंबे पर मारता है, जबकि एक राहगीर चौंक जाता है। जब उसे दर्द महसूस होता है और चेहरे पर खून दिखता है, तो आखिरकार वो मान लेता है कि ये उसकी नई रियलिटी है। बाद में वो एक जिम में पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकालते हुए पाया जाता है। उसकी मूव्स देखकर देखने वाले कहते हैं कि वो कोई रशियन मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये टेक्निक्स पहले कभी नहीं देखी। ये सुनकर वो मुस्कुराता है, क्योंकि ये मूव्स उसने खुद बनाए हैं, गेम में अपने फाइटिंग स्टाइल के लिए ऑप्टिमाइज किए हुए। गेम लॉन्च होने के बाद लोग लो लेवल मॉन्स्टर्स से लड़ते वक्त अपनी मौत से बचने के लिए मार्शल आर्ट सीखना शुरू करते हैं। आमतौर पर प्लेयर्स कीबोर्ड और माउस से खेलने के आदी होते हैं, लेकिन अब फुल वीआर गेम के साथ वो हर चीज़ को असली सेंसेशन के साथ फील कर सकते हैं। अब वो वेट उठा रहा है और किसी बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में सोच रहा है। अगर कोई प्लेयर अपनी पूरी बॉडी को समझ सके और हर मसल को कंट्रोल कर सके, तो लॉर्ड में भी उनका बॉडी कंट्रोल बढ़ जाता है। वर्कआउट के बाद वो दीवार से टेक लगाता है। खुद को ये रियलिटी मानने पर मजबूर करता है कि वो सच में 3 साल पीछे आ गया है। अब वो हंसता है ये सोचकर कि वो गेम लॉन्च होने से 1 महीना पहले वापस आया है, जो उसके लिए सब कुछ है। वो अपने दिमाग में ओडिन को चैलेंज करता है, कसम खाता है कि वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि रैग्नारॉक गिल्ड उस तक पहुंच नहीं पाएगा। उसके बाद वो अपना बदला लेगा। 1 महीने बाद द लॉर्ड आखिरकार लॉन्च हो जाता है। अब रोकिन अपने एक्सेस कैप्सूल में लेता है। 5 सेकंड बाद वो लॉर्ड में लॉगिन करता है। वो अपनी आंखें द लॉर्ड की वर्चुअल रियलिटी में खुलता है। सिस्टम उसे ट्रैवलर बुलाता है और उसका नाम पूछता है। वो तुरंत एक स्मर्क के साथ नाम बताता है। अगले ही पल वो खुद को एक ऐसी जगह पाता है जहां सैकड़ों गॉब्लिन्स इंसानों पर हमला कर रहे हैं। सिस्टम पूछता है कि क्या वो ट्यूटोरियल पॉइंट्स के लिए ट्यूटोरियल लेना चाहेगा, जिसके लिए वो हाँ करता है। एक लेवल 2 गॉब्लिन उसके सामने आता है। बिना हिचकिचाए वो अपना हथियार उठाता है और गॉब्लिन को 2 टुकड़ों में काट देता है। वो एक खतरनाक इंसान की तरह मुस्कुराता है, क्योंकि किंग ऑफ वायलेंस वापस आ गया है। रोकिन के आसपास का नज़ारा पूरी तरह कियोस में है, फिर भी वो बेफिक्र खड़ा है। सिस्टम उसे बॉर्न फाइटर का टाइटल देता है जब वो अपने से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को हराता है। इस टाइटल के इफेक्ट से उसकी स्ट्रेंथ 1 पॉइंट बढ़ जाती है। ये लॉर्ड में एक रेयर फीचर है। जब कोई प्लेयर कुछ नामुमकिन कर दिखाता है
तो उन्हें एक टाइटल मिलता है जो उन्हें स्पेशल स्किल देता है या उनके स्टैट्स बढ़ाता है। इस अचीवमेंट सिस्टम के साथ वो किसी से भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। वो अपने सिस्टम को देखता है क्योंकि उसे ट्यूटोरियल के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिले क्योंकि उसने इसे कंप्लीट नहीं किया है। ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के लिए उसे गॉब्लिन्स की भीड़ से बचना होगा, लेकिन अगर वो शहर से भाग गया तो उसे ट्यूटोरियल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि गॉब्लिन्स एक नए प्लेयर के लिए बहुत स्ट्रांग हैं। फिर भी वो मुस्कुराता है, इस सिचुएशन को ओवरकम करने का सीक्रेट तरीका जानते हुए। उसकी पिछली जिंदगी में गेम लॉन्च होने के 2 महीने बाद टोल्किन नाम का एक प्लेयर ट्यूटोरियल मेथड को ऑब्जर्व करता है और रियलाइज करता है कि ये शहर से भागने के बजाय गॉब्लिन से सर्वाइव करने के बारे में है। हजारों प्रैक्टिस रन्स के बाद वो एक शानदार तरीका खोजता है जो उसे नॉर्मल से ज़्यादा रिवॉर्ड देता है। अब रोकिन, जो फ्यूचर से आया है, अकेला इंसान है जो इस परफेक्ट मेथड के बारे में जानता है। अब वो शहर में दाखिल होता है जहां लोग गॉब्लिन से भाग रहे हैं। वो तुरंत एक पर हमला करता है, क्रीचर को चौंका देता है। वो सोचता है कि रिवॉर्ड्स पाने और ट्यूटोरियल क्लियर करने का परफेक्ट मेथड शहर के हर गॉब्लिन को खत्म करना है। टोल्किन के मुताबिक यहाँ टोटल 25 गॉब्लिन्स हैं। हालांकि छुपकर वार करना उसका टिपिकल तरीका नहीं है। उसने इस टेक्निक का यूज़ करके 25 में से 9 गॉब्लिन्स को पहले ही मार दिया है, लेकिन वो जानता है कि ये तरीका अब काम नहीं करेगा। जैसे ही गॉब्लिन्स की गिनती 15 से कम होती है, गॉब्लिन बॉस तुरंत सिचुएशन की गंभीरता को समझ जाता है और बचे हुए गॉब्लिन्स को एक कर लेता है। इसलिए उसे प्लान बी पर स्विच करना होगा। कुछ देर बाद वो थकन से हाँप रहा है। 3 और को मारने के बाद उसकी एचपी 20% तक गिर जाती है और बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही। फिर वो अपनी हेल्थ रिस्टोर करने के लिए लोएस्ट क्लास एचपी पोशन पीता है। उसे पोशंस पीना और नई हिम्मत के साथ उठना पसंद है। तभी उसे बाहर से शोर सुनाई देता है। अब वहां अपने मिनियंस के साथ गॉब्लिन बॉस खड़ा है। रोकिन बाहर निकलता है और उन्हें सीधा चैलेंज करता है, जिससे बॉस मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है। वो उन्हें फिर से चैलेंज करता है, बॉस को और भड़काता है। वो उन्हें स्ट्रेंथ और एजिलिटी पोशंस की खाली बॉटलें दिखाता है, जो उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी स्टैट्स को 10 पॉइंट्स बढ़ा देती हैं। उसका प्लान बी आइटम्स को अपने फायदे के लिए यूज करना है, जो उसने सफलता से किया है। गॉब्लिन्स उसकी तरफ दौड़ते हैं और वो तुरंत उनमें से 2 को मार देता है। फिर वो सब एक साथ हमला करते हैं। बदले में वो चेहरे पर मुस्कान लिए हर एक पर हमला करता है। वो अपनी स्क्रीन देखने के लिए रुकता है, जहां उसे बताया जाता है कि उसे नेचुरली गिफ्टेड फाइटर का टाइटल मिला है। अपने से ताकतवर ढेरों ओपोनेंट्स को हराने के बाद वो गेम की हिस्ट्री में ये टाइटल पाने वाला पहला इंसान है। इस टाइटल के साथ उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी बढ़कर 3 हो जाती है और 5 से ज़्यादा ओपोनेंट से लड़ते वक्त उसका क्रिटिकल हिट रेट 5% बढ़ जाता है। वो ये जानकर खुश है कि भले ही वो सिर्फ लेवल 1 प्लेयर है, उसके स्टैट्स उसे लेवल 10 प्लेयर के बराबर बनाते हैं। अगले ही पल बचे हुए गॉब्लिन्स अपना हमला फिर शुरू करते हैं। वो उन्हें इडियट बुलाते हुए कंप्लेन करता है और उन्हें सब्जियों की तरह काट देता है। वो चिल्लाता है कि कैसे वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर सिर्फ लेवल 15 एलीट गॉब्लिन बॉस बचता है, जो तुरंत उस पर हमला करता है। रोकिन बॉस के बारे में 2 पल के लिए भूलकर उससे लड़ने के लिए खुद को तैयार करता है। बिना सांस कमाए बॉस मॉन्स्टर उस पर हमला करता रहता है, लेकिन हमारा लड़का हर वार से बचता है। लड़ते वक्त रोकन कंफर्म करता है कि बॉस की पावर और स्पीड नॉर्मल गॉब्लिन से ज़्यादा है, लेकिन आखिर में वो है तो सिर्फ एक गॉब्लिन ही। कुछ देर डिफेंसिव रहने के बाद वो उसके अटैक पैटर्न को समझने लगता है। अब वो ऑफेंस पर स्विच करता है और मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन उसे पूरी तरह बिना किसी खरोच के देखकर हैरान रह जाता है। अगले ही पल गॉब्लिन बॉस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। उसे 355 डैमेज होता है, जिससे उसकी एचपी सिर्फ 20% रह जाती है। जैसे ही गॉब्लिन उसे कुचलने वाला होता है, हमारा बंदा हमले से बचने के लिए लुढ़ककर दूर हो जाता है। अब वो समझ गया है कि असली प्रॉब्लम गॉब्लिन बॉस की पावर या स्पीड नहीं, बल्कि उसका पावरफुल डिफेंस है। उसके पास इसका मुकाबला करने के लिए सही हथियार या स्टैट्स नहीं है। अब उसके पास स्टैट्स पोशन के असर के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। फिर वो एक प्लान सोचता है और मुस्कुराता है। अगले ही पल वो बॉस मॉन्स्टर को तैयार होने का चैलेंज देता है। अपनी जान बचाने के लिए वो उल्टी दिशा में भाग रहा है। ये उसकी स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है। कुछ देर भागने के बाद वो एक टूटी हुई बिल्डिंग में छुप जाता है। गॉब्लिन उसके ठिकाने को देखकर स्मर्क करता है। इस बीच हमारा बंदा सोचता है कि कहीं उसकी पसलियां तो नहीं टूट गईं।
उसे इस बात से नफरत है कि गेम में दर्द भी बिल्कुल असली लगता है। इसीलिए वो अपना आखिरी आइटम निकालता है जो उसने गेम शुरू करने से पहले स्टोर से खरीदा था। ये सबसे लो क्वालिटी का फ्लेम रेजिस्टेंस स्क्रॉल है। इसकी मदद से वो 10 मिनट तक आग को 30% तक झेल सकता है। अब उसे बस गॉब्लिन बॉस को बिल्डिंग के अंदर लाना है, जो अगले ही मिनट वो सक्सेसफुली कर लेता है। जैसे ही बॉस अंदर आता है, रोकेन मजाक में उसे थोड़ा शांत होने को कहता है, लेकिन गॉब्लिन तुरंत हमला शुरू कर देता है। जगह कम होने की वजह से हमलों से बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो जितना हो सके बचा रहता है। फिर भी जल्द ही वो 74 डैमेज के साथ दीवार से जा टकराता है। उसकी एचपी गिरकर सिर्फ 10% रह जाती है। हमारे लड़के को कमज़ोर और फंसा हुआ देखकर गॉब्लिन बॉस हंसता है। हमारा बंदा उसे कहता है कि जितना हंसना है हंस ले। फिर वो अपना वेपन गॉब्लिन की तरफ फेंकता है, जिसे वो आसानी से बच निकलता है। तभी हमारा लड़का उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है, क्योंकि उसका वेपन बिल्डिंग के एक पिलर से टकरा जाता है जो उसके प्लान का हिस्सा था। अगले ही पल बिल्डिंग की छत गॉब्लिन पर गिर जाती है, जबकि हमारा बंदा आराम से बाहर निकल आता है। भले ही रोकेन जीत गया हो, लेकिन उसे बुरा लगता है कि किंग ऑफ वायलेंस होने के बावजूद उसे किसी और की स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ी। उसकी एचपी अब सिर्फ 1% है। इस शर्मिंदगी से निपटने के लिए वो ओदिन से बदला लेने का फैसला करता है, जिसने उसे ऐसा महसूस कराया। ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के बाद उसे डेविड्स डिसेंडेंट का टाइटल मिलता है, क्योंकि उसने अपने से 10 गुना ताकतवर दुश्मन को हराया। उसे मैन 1 वर्सेस 17 का टाइटल भी मिलता है। वो पहला बंदा है जिसे ये दोनों टाइटल्स मिले हैं। सिर्फ यही नहीं, उसे नथिंग इज इम्पॉसिबल आउल का टाइटल भी मिलता है। ट्यूटोरियल के रिवॉर्ड्स में उसे 10 बार्ली ब्रेड्स और 50 कॉपर कॉइन्स मिलते हैं। एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के तौर पर उसे 5 मिस्ट्री बॉक्सेस भी दिए जाते हैं। अब वक्त है नई टाइटल्स के इफ़ेक्ट्स चेक करने का। अपनी स्क्रीन देखते हुए वो पूरी तरह हैरान है और उसे लगता है जैसे कोई जैकपॉट लग गया हो। उसकी एचपी और एमपी पूरी तरह भर चुकी हैं। ब्रेड के अलावा उसके पास 5 मिस्ट्री बॉक्सेस हैं, जिनमें से हर एक में मैजिकल आइटम है। उसे इनमें कुछ काम का मिल सकता है। वो नथिंग इज इम्पॉसिबल टाइटल का इफेक्ट चेक करता है, जो एक लेजेंडरी टाइटल है। इसकी मदद से वो एनपीसीज के साथ आसानी से दोस्ती कर सकता है। वो क्लास स्किल लेवल अप करने के लिए 30% प्रोफिशिएंसी बूस्ट भी पा सकता है। वो इस लेजेंडरी टाइटल को पाकर खुश है। इस क्लास के साथ 3 हिडन इफेक्ट्स भी जुड़े हैं, इसीलिए उसे इस टाइटल के लिए अपने कुछ प्लान्स के साथ आगे बढ़ना होगा। फिर वो रुकता है और अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का सोचता है। उसके बाद वो अपने यूनिक टाइटल्स डेविड्स डिसेंडेंट और मैन 1 वर्सेस 17 चेक करता है। इन टाइटल्स की वजह से उसके स्टैट्स और डिफेंस 10% बढ़ जाते हैं। यही नहीं, उसके दूसरे टाइटल के साथ दुश्मनों की गिनती के हिसाब से उसका डिफेंस 30% तक बढ़ सकता है। वो इन यूनिक टाइटल्स को पाकर काफ़ी संतुष्ट है। फिर वो सारे मिस्ट्री बॉक्सेस खोलने का फैसला करता है। कुछ देर बाद वो खुद को पॉकेट सिटी में पाता है। इतने लंबे समय बाद यहाँ आकर वो बहुत खुश है। वो ये देखकर हैरान है कि गेम लॉन्च होने के कुछ ही घंटों बाद यहाँ सैकड़ों प्लेयर्स की भीड़ जमा है। उन्हें देखते हुए वो नतीजा निकालता है कि ओडिन के कुछ चमचे भी इनमें शामिल होंगे। वो उन्हें बुरी तरह पीटना चाहता है, लेकिन अभी ऐसा करना नामुमकिन है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ओडिन 2 साल बाद किंग ऑफ क्रिएशन के टाइटल के साथ दिखाई देगा। रोकेन इस बारे में सोचते हुए हैरान होता है। एक बार ओडिन आ गया तो दर्जनों हाई रैंकिंग प्लेयर्स उसकी गुलामी स्वीकार कर लेंगे। बाद में वो अपनी आईडीज और लुक्स बदल लेंगे, खुद को ग्रीक गॉड्स जैसा बना लेंगे। इसीलिए वो उन्हें कॉस्प्लेयर्स कहता है, लेकिन यही वजह है कि वो उन्हें अभी ढूंढ नहीं सकता। वो ओडिन के बारे में सोचता है कि उसने उन प्लेयर्स को लुभाने के लिए क्या इनाम दिया होगा। क्या वो सैकड़ों डॉलर्स थे या कुछ और? जब उसे कुछ ठोस समझ नहीं आता तो वो इसे भूलने का फैसला करता है, क्योंकि अब चिंता करने का कोई फायदा नहीं। ओडिन के आने से पहले वो बस सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। इससे पहले कि वो आगे बढ़े, एक बूढ़ा लेकिन ताकतवर आदमी पूछता है कि क्या वो स्ट्रांग बनना चाहता है। वो उसके जितना स्ट्रांग बन सकता है। रोकेन ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ देखता है, जहां पहले दिन ही कई लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। हालांकि वो जानता है कि वो जल्द ही हार मान लेंगे। खैर, वो ट्रेनिंग ग्राउंड यूज करने का फैसला करता है। ट्रेनिंग कोच काफ़ी खुश है और उसे डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। इसीलिए उसे ट्रेनिंग ग्राउंड यूज करने के लिए सिर्फ 20 कॉपर कॉइन्स देने पड़ते हैं। उसे याद आता है कि कैसे वो एनपीसीज के साथ अच्छे रिश्ते बना सकता है। वो टाइटल इफेक्ट्स याद करके हैरान है, क्योंकि नॉर्मल फीस 30 कॉपर कॉइन्स है।
कुछ देर बाद ट्रेनिंग की सेंसेशन महसूस करके वो रोमांचित हो जाता है। असल में जब कोई पॉकेट सिटी में ट्रेनिंग डमी को मारता है तो उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, इसीलिए वहाँ इतने सारे लोग आसान तरीके से पॉइंट्स पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही प्लेयर्स को एहसास होता है कि इतना वक्त बिताने और लेवल अप ना होने के बाद ये तरीका टाइम एफिशिएंट नहीं है। ऐसा करने के बजाय वो एनपीसीज के लिए एरेंड और क्वेस्ट्स करके आसानी से पैसे और एक्सपी कमा सकते हैं। इसलिए अगर वो ट्रेनिंग में ज़्यादा वक्त बिताएंगे तो वो एक्स्ट्रा पैसे और खाना बर्बाद करेंगे। उस वक्त ज़्यादातर प्लेयर्स ट्रेनिंग छोड़ देते हैं और रिवॉर्ड्स पाने के लिए कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। रोकिन के पास्ट सेल्फ ने भी यही सोचा था जब उसने ट्रेनिंग छोड़ दी थी, लेकिन अब वो इस ट्रेनिंग का असली मकसद जानता है, जो सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाना नहीं है। जब वो डमी को काफ़ी बार मारता है तो उसकी स्ट्रेंथ 1 पॉइंट बढ़ जाती है। वो मुस्कुराता है क्योंकि यही ट्रेनिंग का मकसद है। अगर प्लेयर्स डमी को मारने में इतना वक्त बिताएं कि उनका स्टैमिना मिनिमम तक पहुंच जाए तो उन्हें लेवल अप से अलग स्टैट्स मिलेंगे। ये सोचते हुए उसे एहसास होता है कि इस वक्त ये राज सिर्फ वही जानता है। हालांकि जब लोग आखिरकार इसके बारे में जानेंगे तब भी वो ये तरीका यूज़ नहीं करेंगे। अपनी हार्ड बार्ली ब्रेड खाते हुए वो सोचता है कि क्या लोग तब भी डमी मारने के बजाय क्वेस्ट से ज़्यादा रिवॉर्ड्स पाना पसंद करेंगे। हाँ, ये बिगिनर्स के लिए सच हो सकता है जो आसानी से लेवल 20 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये स्टैट्स उन वेटरन प्लेयर्स के लिए काम आएंगे जो लेवल 100 या 200 तक पहुंचते हैं। ब्रेड खाने के बाद वो 10 घंटे ट्रेन करने का पक्का इरादा करता है। वो इतनी मेहनत से ट्रेन करता है कि देखने वाले सोचने लगते हैं कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। एक बंदा कमेंट करता है कि ये उसका अटेंशन पाने का तरीका होगा। ये सुनकर वो समझ जाता है कि एक बार लेवल अप होने के बाद स्टैट्स बढ़ाने के लिए सिर्फ डमी को मुक्का मारना काफी नहीं होगा। अपनी पूरी ताकत से वो डमी को तोड़ देता है। अगले ही पल सिस्टम उसकी तारीफ करता है, जिससे उसे वर्क हॉर्स का टाइटल मिलता है। 10 मिनट में डमी तोड़ने के बाद उसे माइटीएस्ट पर्सन इन टाउन का टाइटल भी मिलता है। पहले टाइटल के इफेक्ट से लेवल अप करने की रिक्वायरमेंट्स 10% कम हो जाती हैं। वो आखिरकार लेवल अप शुरू करने पर खुश है, लेकिन ट्रेनिंग कोच उसकी सोचों में रुकावट डालता है। कोच उसे गौर से देखता है और फिर पूछता है कि क्या वो और ताकतवर बनना चाहता है। हमारा बंदा इस रुकावट से चौंक जाता है, लेकिन एनपीसी कहता रहता है कि वो उसे ताकत का एक ऊंचा लेवल दिखा सकता है। हमारे लड़के का दिमाग चलने लगता है, ये सोचते हुए कि क्या ये कोई हिडन क्वेस्ट है जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना। कुछ देर बाद हमारा बंदा ट्रेनिंग सेंटर के अंडरग्राउंड में कोच के पीछे जाता है। वो इस जगह को पहली बार देखकर दंग रह जाता है। कोच उसे संभाल कर चलने को कहता है क्योंकि वहाँ अंधेरा है, लेकिन उसका दिमाग हायर लेवल ऑफ स्ट्रेंथ शब्दों में उलझा हुआ है। वो ये सोचकर मुस्कुराता है कि कोच शायद उसे कोई सीक्रेट टेक्निक या स्किल सिखाने वाला है, लेकिन उसकी मुस्कान तब गायब हो जाती है जब वो अपने सामने ढेर सारे रोबोट्स देखता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि ये एडवांस ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसे सिर्फ चुने हुए लोग ही यूज़ कर सकते हैं। रोकिन हालांकि अपने सामने डमीज का एक और सेट देखकर गुस्सा हो जाता है। ट्रेनिंग कोच उसे करेक्ट करता है, ये कहते हुए कि ये डमीज नहीं बल्कि चलती फिरती लड़ने वाली मशीनें हैं जो इंसानों जैसी हैं। अगर वो इनसे हार गया तो वो मर जाएगा। बुढ़ा आदमी उसे वार्न करता है कि उसके पास सिर्फ एक मौका है। वो सोचता है कि शायद उसके साथ स्कैम हुआ है, लेकिन ये उसे मज़ेदार लगता है। जैसे ही वो फैसला लेता है, उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो जाता है। अगले ही पल रोबोट उस पर हमला करता है, लेकिन वो बचने के लिए नीचे झुक जाता है। वो रोबोट को मुक्का मारकर दूर करता है। एक और रोबोट उसकी तरफ लपकता है, लेकिन वो स्ट्राइक से बचने के लिए पीछे हट जाता है। अब बाकी सारे रोबोट्स उसकी तरफ देख रहे हैं, हमला करने के लिए तैयार। हमारा बंदा इन खिलौनों से लड़ने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। जो हैरानी की बात है कि उसके बराबर लड़ रहे हैं। वो 5 दिन तक ट्रेनिंग करता रहता है, जिससे वो लेवल 10 तक पहुंचता है और सारे अवेलेबल स्टार्ट पॉइंट्स पा लेता है। सिर्फ यही नहीं, उसे आयरन विल टाइटल भी मिलता है। इस टाइटल के साथ सारे मेंटल इफ़ेक्ट्स उस पर बेअसर हो जाते हैं। जब उसकी HP 5% से नीचे गिरती है तो उसे स्टार्ट्स में 50% बूस्ट भी मिलता है। उसे इतना एपिक टाइटल मिलने की उम्मीद नहीं थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि इसका राज सिर्फ कुछ लकड़ी के रोबोट्स के साथ खेलना था। वो खुलकर हंसता है क्योंकि अब असली गेम शुरू करने का वक्त है। बाद में वो मेट्रोपोलिस कीथन में होता है, जहां वो एक गिल्ड में जाता है।
हमारे लड़के के जगाने से पहले गिल्ड मास्टर खर्राटे ले रहा होता है। वो गिल्ड मास्टर से पूछता है कि क्या उसके पास सोने के बजाय कोई काम नहीं है। गिल्ड मास्टर चिढ़कर रोकन से पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि वो कहाँ है। रोकन जवाब देता है कि वो बरसरकर गिल्ड में है, जो मर्दानगी की निशानी है। ये जवाब गिल्ड मास्टर को खुश कर देता है, जो हंसता है और उससे सहमत होता है। गिल्ड मास्टर उसे याद दिलाता है कि एक बार क्लास चूज करने के बाद वो इसे नॉर्मल तरीके से बदल नहीं पाएगा। रोकिन मान जाता है, कुछ क्वेस्ट्स पाने के लिए बेताब। इसके साथ गिल्ड मास्टर हमारे लड़के की क्लास बरसरकर फाइनल कर देता है। हमारा बंदा खुशी से मुस्कुराता है जब उसे बताया जाता है कि उसका लेवल रीसेट हो गया है, लेकिन उसके स्टैट्स वही रहेंगे। फिर गिल्ड मास्टर उसे हथियारों का एक कलेक्शन दिखाता है जो बरसरकर बनने का तोहफा है। वो जो चाहे चुन सकता है। रोकिन एक बड़ी कुल्हाड़ी चुनता है और हाथ में उसकी ताकत महसूस करने के लिए उसे घुमाता है। उसके बाद वो कुल्हाड़ी से कई बार हवा में वार करता है, जिस पर गिल्ड मास्टर उसकी तारीफ करता है। वो इस फीलिंग को सच में मिस कर रहा था। अब वो जानता है कि अलग यूनिक क्लासेस कैसे पाई जाती हैं, जिनके बारे में अभी कोई नहीं जानता। लेकिन वो ये भी जानता है कि बरसरकर क्लास से बेहतर कोई भी ओडिन और उसके मिनियंस को नहीं हरा सकता, क्योंकि ये इकलौते ऐसे हैं जिनके स्टैट्स तब बढ़ते हैं जब वो मुश्किल में होते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस क्लास में बरसरकर मोड नाम का फीचर भी है, जो स्टैट्स को उनकी हद से भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो उन स्टैट्स का पूरा यूज कर सकता है जो उसने इतनी मेहनत से पाए हैं। इसलिए वो एक बरसरकर के रूप में ओडिन और उसके साथियों से बदला लेने के ख्याल से खुश है। गिल्ड मास्टर उसकी हालत देखकर पूछता है कि क्या क्लास बदलना उसके लिए लाइफ चेंजिंग है, जिसे वो टाल देता है क्योंकि वो अपनी स्क्रीन देखने में बिजी है। उसका सिस्टम उसे चैलेंज करता है कि वो बरसरकर के निशान ढूंढे और उस एंशिएंट बरसरकर का उत्तराधिकारी बने जिसने कभी दुनिया हिला दी थी। वो दंग रह जाता है, सोचते हुए कि क्या एंशिएंट बरसरकर के निशान ढूंढना कोई हिडन क्वेस्ट है। अब हमारा बंदा लेवल अप करने के लिए उतावला बैंक जाता है और रिसेप्शनिस्ट की कोई बात सुने बिना लोन की डिमांड करता है। जब वो पूछती है कि उसे कितना चाहिए, तो वो बस इतना कहता है कि जितना वो दे सकते हैं दे दें। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वो सिर्फ 30 बोरो कर सकता है। एक बिगिनर के तौर पर उसे सिर्फ 30 सिल्वर कॉइन्स का लोन मिलता है, जिस पर उसे हर महीने 3% ब्याज वापस करना होगा। लोन मिलने के बाद वो गिल्ड मास्टर से बरसरकर क्लास की सारी बिगिनर लेवल स्किल बुक्स मांगता है। गिल्ड मास्टर पूछता है कि क्या उसके पास काफ़ी पैसे हैं। हमारा लड़का शेख ही मारता है कि उसके पास बात करने का वक्त नहीं है, इसीलिए गिल्ड मास्टर बस दाम बताएं। ये 10 सिल्वर कॉइन्स हैं। कुछ देर बाद उसे एक एक्स मास्टरी स्किल और उसकी क्लास से जुड़ी 4 और स्किल्स मिलती हैं। लेवल 1 एक्स मास्टरी के साथ उसकी स्पीड और अटैक पावर उसकी प्रोफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ती है। उसे डैश स्किल भी मिलती है जो उसकी एजिलिटी बढ़ाने में मदद करती है। स्ट्राइक स्किल से उसकी अटैक पावर बढ़ती है। उसे वॉर क्राई स्किल भी मिलती है जो एक दहाड़ के साथ दुश्मनों को डराने में मदद करती है। आखिर में उसकी ओवरऑल बज़ाका स्किल गुस्से में जलने पर उसकी रेजिंग पावर को बूस्ट करती है। रोकन फिर गिल्ड मास्टर से एंशिएंट बज़ाका के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई अंदाज़ा नहीं है। बाद में वो शहर के बीच में बैठकर फिर से अपना क्वेस्ट चेक करता है। वो सोचता है कि उसे वो एंशिएंट बरसरकर कहाँ मिल सकता है। पहले उसे लगा कि ये उसकी क्लास से जुड़ा कोई हिडन क्वेस्ट है, लेकिन गिल्ड मास्टर को इसकी कोई खबर नहीं थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पिछली जिंदगी में जब वो बरसरकर क्लास के पहले लेवल पर पहुंचा था, तब भी उसने इसके बारे में नहीं सुना था। वो सोचता है कि क्या पिछली जिंदगी में किसी और के पास एंशिएंट बरसरकर के निशान थे। इसका कोई क्लू ना मिलने पर वो काफ़ी परेशान है। कुछ सेकंड्स बाद वो इसे कुछ देर के लिए साइड में रखने का फैसला करता है। वो अपनी विंडो देखता है और लेवल ग्राइंडिंग के लिए जाने का फैसला करता है। वो मुस्कुराता है क्योंकि वो लेवल ग्राइंडिंग कोर्स लेने का प्लान बना रहा है। फिर वो एक क्वेस्ट पोस्ट करता है जिसमें वो एक गाइड ढूंढ रहा है जो सिल्वर कॉइन्स के बदले उसे और कैंप तक ले जाए। एक हैवी मेटल क्लैड नाइट उसके पास आता है और अपनी सर्विसेज ऑफर करता है, लेकिन वो एडवांस में पेमेंट मांगता है। रोकन उसका लेवल पूछते हुए उसे गौर से देखता है, जो कि हैवी नाइट के रूप में 25 है, लेकिन हमारा लड़का उस पर भरोसा नहीं करता और उसका ऑफर ठुकरा देता है। इस रिजेक्शन पर वो काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि इससे उसे ऑर्क वॉरियर का टाइटल भी मिलता है, लेकिन हमारा बंदा उसे याद दिलाता है कि उसे ये टोकन जंगल के बाहर घूमने वाले कुछ ऑर्क्स को पकड़कर मिला होगा। इसके अलावा उसे लेवल 30 के 2 लोग चाहिए, इसीलिए रोकन उसे भगा देता है, जिससे वो सबके सामने बेइज्जत महसूस करता है। वो तुरंत हमारे लड़के की तरफ मुड़ता है और उसके खिलाफ डिटेक्शन स्किल यूज करता है।
उसका सिस्टम तुरंत उसे वार्न करता है कि कोई उसके खिलाफ हॉस्टाइल स्किल यूज कर रहा है। इसीलिए अब किसी भी हमले को सेल्फ डिफेंस माना जाएगा और अगर दुश्मन उस पर हमला करता रहा तो वक्त बढ़ जाएगा। वो इस घमंडी नाइट को वार्न करता है कि वो उसके साथ क्या कर रहा है। हालांकि नाइट उसका मजाक उड़ाता है कि वो एक लेवल 1 बज़र्कर है, बस एक बिगिनर जो अचानक घमंडी बन रहा है। वो कहता है कि जब वो मांगे तो रोकन को उसे जॉब दे देनी चाहिए। लेकिन हमारा बंदा लड़ाई के अपने सुझाव के साथ काफ़ी क्रिएटिव है, जो इस मोटे नाइट को भड़का देता है और वो उसे वापस चैलेंज करता है। इस नाइट के लिए रोकन बस अटेंशन सीखा है, क्योंकि लेवल 1 होने के नाते उसे ऑक ट्रैम्प जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारे लड़के के पास एक और आइडिया है जब वो उसे शर्त लगाने को कहता है, जिससे नाइट चौंक जाता है। रोकन उसे डुएल करने को कहता है और जीतने वाले को 15 सिल्वर्स मिल सकते हैं, जिससे उन्हें प्लेयर किल्स के लिए पीनलाइज होने से भी बचाया जा सकेगा। नाइट ये सुनकर काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन हमारा लड़का हमेशा की तरह कॉकी होकर उसका मजाक उड़ाता है कि वो डर रहा है क्योंकि ये नाइट लेवल 1 के किसी बंदे से हार सकता है। अब प्लेयर वेल उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उसे आने के लिए कहता है। हमारा लड़का आने वाले चैलेंज पर खुलकर मुस्कुराता है। इस बीच कुछ प्लेयर्स हमारे बंदे और उसके अपोनेंट के बीच डुअल से अट्रैक्ट होते हैं। हमारा लड़का तैयार है और उसका अपोनेंट वेल भी हमारे बंदे को घमंडी होने का सबक सिखाने के लिए खून का प्यासा है। वो रोकन के हथियार के बारे में पूछता है। हमारा बंदा हथियार के तौर पर अपना मुक्का दिखाता है, क्योंकि ये नाइट उसके असली हथियार यूज करने के लायक नहीं है। डुअल शुरू होता है और जैसे ही उनकी एचपी 5% से नीचे गिरेगी वो लड़ाई हार जाएंगे। वेल उसे मारने के लिए बेताब है, लेकिन हमारा लड़का उसके वार से बच निकलता है। वेल फिर निशाना लगाता है, लेकिन हमारा बंदा उसे फिर रोक देता है। वो वेल को एक मर्द की तरह सामना करने का चैलेंज देता है, जिसे वो बरसरकर के रूप में उसकी स्पीड को कोसता है। अगले ही पल रोकन वेल के चेहरे के पास सांस ले रहा होता है, ये पूछते हुए कि क्या अब उसकी बारी है। वेल अभी भी उसका घमंड तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, हमारा लड़का उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारता है, जिसे वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। वो रोबोट्स के साथ अपनी सारी ट्रेनिंग के बारे में सोचता है, जिसने उसे अपने स्टैट्स मैक्सिमाइज करने में मदद की। अब जबकि क्लास बदलने की वजह से उसका लेवल रीसेट हो गया है, उसके असली स्टैट्स लेवल 50 से ज़्यादा हैं। इसके साथ वो अपने अपोनेंट को जमीन पर कुचल देता है। एक आदमी को खुले मुंह देखने के साथ हर कोई ताकत का ये नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। वो सोचता है कि रोकन नंगे हाथों से आर्मर कैसे तोड़ सकता है। इस बीच वेल को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हमारा बंदा उस पर फिर हमला करता है और साफ करता है कि वो लेवल 1 पर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिगिनर है। इसके साथ वो उसे एक बार फिर जमीन पर पटक देता है। अब वेल ड्यूअल में मर जाता है और शर्त के मुताबिक 15 कॉइन्स भी हार जाता है। हमारा लड़का शर्त और इनाम जीत जाता है, जिससे वो काफ़ी संतुष्ट होता है। हर कोई उसे लेवल 1 होने के बावजूद नंगे हाथों से एक हथियारों से लैस नाइट को हराते देखकर दंग है। कुछ सोचते हैं कि क्या वो कोई ट्रिक यूज कर रहा है। अपने मुक्के को देखते हुए हमारा बंदा सोचता है कि कैसे उसके हाथ अभी लड़ने के लिए काफ़ी हैं। हालांकि उसे अभी भी नहीं पता कि अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। इससे पहले कि वो आगे बढ़ सके, कोई उसे रोकता है। ये अपनी टीम के साथ एक आदमी है। आदमी उसकी रिक्वेस्ट देखता है और उसे कन्फर्म करता है। वो बताता है कि सच कहूं तो वो कभी कैंप के अंदर नहीं गए, लेकिन उन्होंने आसपास सफ़र किया है, इसलिए अगर वो चाहे तो वो उसे वहां गाइड कर सकते हैं। वो उनके लेवल के बारे में पूछता है। आदमी बताता है कि वो लेवल 35 है, जबकि उसके साथी लेवल 32 है। उन्हें देखते हुए हमारा बंदा नतीजा निकालता है कि उनके पास ढंग के गियर्स हैं, लेकिन उनकी पार्टी भी टैंक, डीलर और हीलर के साथ बैलेंस्ड है। वो उन्हें पैसे ऑफर करता है और बताता है कि वो उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। उसे बस इतना चाहिए कि वो उसे कैंप तक गाइड करें। वो उन्हें एडवांस में 10 सिल्वर कॉइन्स और रिक्वेस्ट पूरी करने के बाद बाकी रकम देने का ऑफर देता है। वो ऐड करता है कि वो रास्ते में लड़ाई नहीं करेगा, इसलिए वो आगे रास्ते में लड़ने वाले किसी भी मॉन्स्टर की ड्रॉप्स रख सकते हैं। सब कुछ तय होने के बाद ट्रैवलर्स जंगली फॉरेस्ट में जाते हैं। ग्रुप का लीडर अचानक उन्हें रुकने को कहता है, क्योंकि उसे कुछ महसूस होता है। वो उन्हें बताता है कि वो इस पॉइंट से ऑक टेरिटरी में कदम रखने वाले हैं, इसलिए उन्हें चौकन्ना रहने और इलाके को पेट्रोल करने की ज़रूरत है। रोकन जवाब देता है कि वो ये पहले से जानता है, लेकिन पूछता है कि आगे उनका प्लान क्या है। लीडर रोज़ की तरफ मुड़ता है और उसे कुछ देने को कहता है, जो वो मान लेती है।
फिर वो ऑक्स के पास जमीन पर कुछ पत्थरों के साथ मांस का एक टुकड़ा फेंकती है। ऑक्स तुरंत मांस की खुशबू सूंघते हैं और उस दिशा में मुड़ते हैं, ये सोचते हुए कि शायद कुछ शिकारियों ने इसे गिराया होगा। इस बीच क्रू उन्हें नोटिस किए बिना आगे बढ़ जाता है। हमारा बंदा ये देखकर काफ़ी संतुष्ट है कि टीम के पास उसकी उम्मीद से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उन्हें ऑक कैंप दिखता है। लेकिन वो कैंप में जाने वाले इकलौते कुत्ते के बिल डॉग होल्ट और ऑक्स को पहरा देते देखकर कोसते हैं। ऑक्स ने जरूर होल ढूंढ लिया होगा और उसकी रखवाली करने का फैसला किया होगा। फिर वो एल्फी से पूछता है, जो मैजिक यूज करने का फैसला करती है। वो ऑर्क के चारों तरफ साइलेंस मैजिक कास्ट करती है। इसके साथ जैसे ही गार्ड ऑर्क उन्हें नोटिस करता है और घुसपैठियों के लिए चिल्लाने वाला होता है, उसकी आवाज बंद हो जाती है। वो अपनी आवाज खोने पर हैरान रह जाता है। अगले ही पल लीडर आगे बढ़ता है और ऑर्क को मार देता है। वो वापस आता है और उन्हें ग्रीन सिग्नल देता है। फिर वो हमारे बंदे की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अगर वो होल के अंदर जाता है तो ये उसे और कैंप तक ले जाएगा। वो लीडर को बाकी पैसे देता है और उनके काम के लिए तारीफ करता है। लीडर उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन पूछता है कि क्या वो सच में कैंप के अंदर जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक है। हमारा लड़का मानता है, लेकिन कहता है कि वो वैसे भी जा रहा है। लीडर समझ जाता है और अपनी टीम को वापस जाने के लिए कहता है। उनके रास्ते में रोज क्यूरियस है कि रोकिन जैसे किसी ने यहाँ तक लाने के लिए किसी और को पैसे क्यों दिए। एल्फी बात को टाल देने की कोशिश करती है, ये सोचते हुए कि रोकिन अपनी बात की तरफ जा रहा है। हालांकि लीडर उससे सहमत नहीं है। उनका कंफ्यूज लुक देखकर वो साफ करता है कि रोकन ने गाइड के लिए इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो कमज़ोर था। एल्फी मानती है कि रोकन ड्यूअल में ग्रेट था, लेकिन अभी भी सोचती है कि वो खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। हालांकि वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारे लड़के ने ड्यूअल के लिए इसलिए पूछा क्योंकि वो था जिसने उस पर पहले हमला किया था। रूल्स के मुताबिक जिस प्लेयर पर पहले हमला किया जाता है उसे सेल्फ डिफेंस नाम का टाइम लिमिट दिया जाएगा। अगर कोई इंसान दिए गए वक्त में अपने अपोनेंट को हराता है तो वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स पा सकता है। लड़कियां उसे सहमत होती हैं, जबकि अपनी क्यूरियोसिटी दिखाती हैं कि रोकिन जैसा कोई डुएल क्यों करेगा। लीडर नहीं जानता, लेकिन फिर भी अपना शक जताता है कि रोकिन के पास लेवल 1 पर रहने की कोई वजह है। इस बीच हमारे लड़के ने ढेरों ऑक्स का ध्यान खींच लिया है, जो अपने बीच एक घुसपैठिए को देखकर हैरान है। हमारा लड़का जोर से सांस छोड़ता है और फिर नाटकीय ढंग से चिल्लाता है। किसी को भी चैलेंज करता है जिसके पास वॉरियर ऑनर है कि वो आए और उससे लड़े। हवा उन ऑक्स के खून की प्यास से भर जाती है जो वॉरियर ऑनर का चैलेंज सुनते हैं और इस बात से अफेंड हो जाते हैं कि एक इंसान ने उन्हें चैलेंज किया है। हालांकि ये पब्लिक नॉलेज नहीं है, लेकिन ये ऑर्क कैंप क्लियर करने का एक बढ़िया तरीका है। अगर कोई प्लेयर वॉरियर ऑनर के बारे में कुछ चिल्लाता है तो उसे ऑर्क के साथ 1-on-1 लड़ने का मौका मिलेगा। वो मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि वो यहाँ लेवल अप करने नहीं आया है, बल्कि गेम का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनने की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने आया है। इस नामुमकिन फीट को ओवरकम करने के बाद वो लेजेंडरी टाइटल कमा सकता है जिसका वो टारगेट कर रहा है। ऑर्क्स बेसिकली काफ़ी हिंसा करने वाले जीव हैं, लेकिन वो इतने आदर्शवादी हैं कि उसे उनकी पूरी भीड़ का सामना किए बिना 1-on-1 लड़ने का मौका मिलेगा। इसलिए ये हमारे लड़के के लिए सबसे बेस्ट हंटिंग ग्राउंड है। फिर हमारा बंदा ऑक्स में से सबसे ताकतवर को आने और उससे लड़ने का चैलेंज देता है, लेकिन हमारे लड़के के शब्द उस पर भारी पड़ते हैं जब खुद ऑक्स का चीफ उसे चैलेंज करने आता है। वो एक खतरनाक इंसान की तरह मुस्कुराता है, एक इंसान द्वारा चैलेंज किए जाने पर रोमांचित होकर। हालांकि हमारा लड़का तनाव में आ जाता है क्योंकि उसे इस मोड़ की उम्मीद नहीं थी। वो एनालाइज करता है कि ये चीफ लेवल 70 पर होगा। उस लेवल पर एक प्लेयर अपनी क्लास के 2 स्टेजेस पहले ही पार कर चुका होता है। कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने अभी के स्टैट्स के साथ उसे हरा सके, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही एक प्लान बनाने लगता है अगर उसके पास लड़ने के अलावा कोई चारा ना हो। हालांकि उसकी सोचों में दूसरे ओक्स की आवाज़ों से रुकावट आती है, जो चीफ से उस वॉरियर के ऑनर को साबित करने का सम्मान उन्हें देने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो चीफ जैसे किसी के लिए बहुत कमज़ोर है। चीफ समझ जाता है कि रोकिन को उनके मैच से पहले खुद को उस जैसे ताकतवर इंसान से लड़ने के लायक साबित करना होगा। इसीलिए चीफ हमारे बंदे से लड़ने के लिए एक और ऑर्क कैलो को बुलाता है। हमारा बंदा अपने सामने कैलो को देखकर राहत की सांस लेता है, क्योंकि वो इस बंदे को हरा सकता है। हालांकि अचानक वो अपनी सोचों की ट्रेन रोकता है।
उस जैसे किसी को कमज़ोर अपोनेंट से लड़ने पर राहत कैसे महसूस हो सकती है। वो खुद का मजाक उड़ाता है, ये एहसास करते हुए कि इस कमज़ोर माइंडसेट के साथ वो फ्यूचर में ओडिन जैसे किसी से नहीं लड़ सकता। कैलो फिर उसे हथियार उठाने का चैलेंज देता है, लेकिन ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि हमारा लड़का उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसके बजाय वो अपना स्टेटस विंडो चेक करने और स्टैट पॉइंट्स के साथ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में बिजी है। अब उसके स्टैट पॉइंट 0 है, लेकिन हमारा बंदा अपनी कुल्हाड़ी के साथ लड़ने के लिए तैयार है क्योंकि स्टैट पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो गया है। अब ओर्क के साथ लड़ने के लिए उसके पास 112 स्ट्रेंथ है। हमारा हीरो होने के नाते कैलो से सीधा लड़ने के बजाय चीफ की तरफ मुड़ता है और उसे आज ही मारने की धमकी देता है। चीफ उसके शब्द सुनकर मुस्कुराता है और उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करता है। अगले ही पल हालांकि कैलो तुरंत उसकी तरफ लपकता है, हमारे बंदे को याद दिलाते हुए कि उसका अपोनेंट वहीं है। उसका हमला हमारे बंदे द्वारा रोक दिया जाता है, जो कमेंट करता है कि ओर्क की कुल्हाड़ी उससे बेहतर है और वो उसे उससे छीनने वाला है। इसके साथ वो दोनों एक भयानक लड़ाई में उलझ जाते हैं, जबकि ओर्क को हमारे लड़के की ताकत का एहसास होता है। इसलिए वो अपना सीक्रेट वेपन निकालने का फैसला करता है, जो एक बैटल क्राई है। रोकिन ये सुनकर चिढ़ जाता है क्योंकि अगले ही पल उसका सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि बैटल क्राई की वजह से उसके स्टैट्स कम हो गए हैं। हमारा बंदा इसके बारे में पूरी तरह भूल जाता है क्योंकि ये उसकी क्लास की वॉर क्राई से काफ़ी मिलता जुलता है। कल्लू ऐलान करता है कि वो जीत गया है क्योंकि हमारा बंदा कमज़ोर हो गया है, लेकिन हमारा लड़का बदले में उसका मजाक उड़ाता है। ऑर्क भी अपना साहित खोलता है और रोकिन अपनी कुल्हाड़ी चलाता है, जो कल्लू को कंफ्यूज कर देता है, जिससे वो उस पर जल्दी मरने के लिए चिल्लाता है, लेकिन हमारा बंदा उसके हमले से बच निकलता है। कल्लू को रोकिन की ताकत का सोर्स समझ नहीं आता क्योंकि उसे उसकी बैटल क्राई से कमज़ोर हो जाना चाहिए था। इस बीच चीफ लड़ाई को एनालाइज कर रहा है और उसे समझ नहीं आता कि कल्लू को कैसे। वो पहले ही हमारे लड़के को घेर चुका है क्योंकि वो ताकत और स्पीड में रोकिन से बेहतर है, लेकिन कैलो उसे एक बार भी मार नहीं पाता। कैलो से लड़ते हुए हमारा लड़का बताता है कि वो हर हमले से इसलिए बच पा रहा है क्योंकि ऑर्क का अटैक पैटर्न सिंपल है, जिसे वो आसानी से उन्हें प्रिडिक्ट कर सकता है। उसकी ये बात कैलो को गुस्सा दिला देती है, जो उसकी तरफ लपकता है, ये कहते हुए कि हमारा बंदा उसे हंसा रहा है। वो फिर से रोकिन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर उसका हमला सिर्फ हवा से टकराता है, जो उसे पूरी तरह हैरान कर देता है। अगले ही पल हमारा बंदा स्ट्राइक स्किल यूज करता है, ये ऐलान करते हुए कि वो कैलो का वॉरियर ऑनर याद रखेगा। इसके साथ वो हमला करता है और कैलो को हरा देता है, जिसे देखने वाले पूरी तरह दंग रह जाते हैं। वो उसकी ताकत की तारीफ करते हैं। इस बीच उसका सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने हंटर ऑफ एन ऑक वॉरियर लेवल 1 का टाइटल कमा लिया है और वो ये टाइटल पाने वाला पहला खिलाड़ी है। वो जोर से मुस्कुराता है, आखिरकार अपना मकसद पूरा करने के बाद, क्योंकि इस गेम के मुताबिक अगर कोई क्लास बदलने के बाद अपने से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को हराता है तो उसे हंटर का टाइटल मिलेगा। मॉन्स्टर का लेवल जितना हाई होगा, टाइटल का इफेक्ट उतना ही बेहतर होगा। अब उसे यकीन है कि इस टाइटल के साथ उसके पास ऑर्क चीफ को हराने के लिए काफ़ी ताकत है। लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गुस्से में बदल जाती है जब सिस्टम उसे बताता है कि उसका टाइटल और एक्सपीरियंस पॉइंट्स होल्ड पर हैं क्योंकि वो वॉरियर ऑनर क्वेस्ट के बीच में है। क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद ही उसे ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो अपनी स्क्रीन पर चिल्लाता है, ये सोचते हुए कि उसने ये क्वेस्ट कब एक्सेप्ट किया। अब चीफ ऐलान करता है कि हमारा बंदा उससे लड़ने के लायक है। हमारे लड़के को शक है कि वॉरियर ऑनर क्वेस्ट के पीछे चीफ का हाथ है। चीफ इसे मानता है और बदले में उसे चैलेंज करता है, ये खुलासा करते हुए कि वही था जिसने उनके इलाके में वॉरियर ऑनर शुरू किया था। अब उसे अंत तक इस क्वेस्ट की इज्जत करनी होगी। हमारा बंदा हालांकि कोसता है क्योंकि उसने ऑर्क्स को हराने के बारे में पोस्ट्स में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन खैर मॉन्स्टर्स भी एनपीसीज ही हैं, इसीलिए वो जाहिर तौर पर लॉर्ड गेम में प्लेयर्स को क्वेस्ट दे सकते हैं। अब उसे समझ आ गया है कि एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स पाने के लिए इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। भले ही वो हार जाए, उसे डेथ पेनल्टी के साथ दूसरे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, तो वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं है। इसके साथ वो अपना हथियार कस के पकड़ता है और बेकार ख्यालों को दिमाग से निकालने का फैसला करता है। आखिरकार वो ओर्क चीफ को मारने जा रहा है क्योंकि वो किंग ऑफ वायलेंस है। चीफ भी अपने वेपन के साथ तैयार है और उसे हमारे लड़के का कमेंट मजेदार लगता है। उस पल रोकिन अपनी बर्सअप स्किल एक्टिवेट करता है और ऑर्क से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
वो गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि उसका गुस्सा उसे स्टैट्स रिकवर करने में मदद करता है। लेकिन अगर वो 5 सेकंड के अंदर अपनी एचपी रिकवर नहीं कर पाया तो वो मर जाएगा। रोकिन दहाड़ता है और एक खतरनाक इंसान की तरह मुस्कुराता है। उसे अपना खून उबलने और ताकत को शरीर में बहने की फीलिंग पसंद है। यही वजह है कि वो बरसर्क क्लास को नहीं छोड़ सकता। इस बीच चीफ हमारे लड़के से आ रहे इस खतरनाक ऑरा को महसूस कर रहा है। वो समझ जाता है कि हमारा लड़का इतने वक्त से अपनी ताकत छुपा रहा था। हमारा लड़का ऑर्क पर हमला करने के लिए हवा में कूदता है। चीफ को हमारे लड़के का हमला रोकने में मुश्किल हो रही है, जबकि हमारा बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसे कोई दिक्कत है। फिर वो पीछे घूमते हैं। अपने अपोनेंट को देखते हुए वो समझ जाता है कि अपनी बरसर्क स्किल की वजह से वो दुश्मन में फर्क नहीं कर सकता, लेकिन उसका आयरन विल उसे दूसरे ऑर्क्स पर हमला करने से बचने में मदद करता है। चीफ की तरफ दौड़ते हुए उसे ये लड़ाई 180 सेकंड्स के अंदर खत्म करनी होगी, क्योंकि ये लेवल 1 बरसर्क स्किल की टाइम लिमिट है। इसके साथ वो और की तरफ दौड़ता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पर वार करता है, लेकिन चीफ पीछे हट जाता है। हमारे बंदे को ऑक्स की हाई स्ट्रेंथ और डिफेंसिव स्टैट्स कभी पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी उसके पास ग्रेट स्पीड है। तेज स्पीड के साथ वो चीफ का मुकाबला करता है। ये देखने वालों को उसकी ताकत पर यकीन नहीं होने देता जब वो चीफ को पीछे धकेलते हुए देखते हैं। इस बीच हमारा बंदा जानता है कि भले ही ऐसा लग रहा हो कि उसका हाथ ऊपर है, लेकिन उसने अभी तक कोई ढंग का वार नहीं किया है, क्योंकि उनके बीच लेवल का बड़ा डिफरेंस है। इसलिए उसे जल्द ही एक क्रिटिकल हिट चाहिए। फिर से वो ऑक की तरफ दौड़ता है जैसे ही उसे मौका मिलता है, लेकिन आखिरी पल में वो चीफ को स्मर्क करते देखकर हिचकिचा जाता है जब वो अपना वेपन हमारे लड़के पर फेंकता है। वो ऑक के हमले को रोकता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी लो क्लास बैटल एक्स टूट जाती है। सिर्फ यही नहीं, उसकी एचपी गिरकर 30% हो गई है और उसके पास बरसर्क मोड में सिर्फ 80 सेकंड्स बचे हैं। वो गलती करने पर दबी आवाज में कोसता है, ये मानकर कि बॉस मॉन्स्टर का अटैक पैटर्न सिंपल होगा। अब चीफ एक बैडास पोज देते हुए हमारे लड़के को जवाब देता है कि उसे उससे ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन अगले ही पल हमारा बंदा स्मर्क करता है और पागलों की तरह हंसता है। रोकिन चीफ को बताता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो कचरे के सिवा कुछ नहीं, जो उसे हराने के लिए ट्रिक्स यूज करता है। ये बात ऑक चीफ को गुस्सा दिला देती है, जो उसे अपनी बात दोहराने को कहता है। हमारा लड़का कहता है कि चीफ ने पहले ही प्लान बनाया था कि वो उसके साथियों से लड़े ताकि वो रोकिन का फाइटिंग पैटर्न समझ सके। चीफ हालांकि हंसता है और ऐलान करता है कि रोकन बस अपनी हार के लिए बहाने बना रहा है। रोकन कहता है कि वो स्ट्रांग बनने के लिए कितना डेस्परेट है, लेकिन उसके पास अपने दुश्मन का सामना करने के लिए ज्यादा हिम्मत है। इसके साथ वो फिर से अपने दुश्मन की तरफ लपकता है और उस पर हमला करता है। ऑर्क समझ जाता है कि रोकन उसके हमलों से बच नहीं रहा, बल्कि बिना रुके हमला कर रहा है। फिर हमारा लड़का थोड़ा पीछे हटता है, क्योंकि उसकी एचपी 20% से नीचे गिर जाती है। चीफ यू से चैलेंज करता है, ये पूछते हुए कि क्या वो हार मान रहा है। उसका बरसर्क मोड सिर्फ 60 और सेकंड्स के लिए एक्टिव रहेगा। वो चीफ पर चिल्लाता है। हालांकि ऑर्क सोचता है कि हमारा लड़का बस डेस्परेट हो रहा है, क्योंकि वो पहले ही जीत चुका है। हमारे लड़के की एचपी 10% से नीचे गिर जाती है, जबकि इसका खून बह रहा है। अब थका हुआ उसकी एचपी 5% तक गिर जाती है। ये देखकर ऑर्क स्मर्क करता है और ऐलान करता है कि उसे अलविदा कहने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगले ही पल एपिक टाइटल आयरन विल का इफेक्ट एक्टिवेट होता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एचपी 5% से नीचे गिरती है, उसके स्टैट्स 50% बढ़ जाते हैं। अब उसके पास बर्सर्क मोड में सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हैं। वो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए चिल्लाता है। ऑर्क खतरा महसूस करता है और अपना आयरन बॉडी डिफेंस स्किल यूज करता है। हमारा बंदा लगातार उस पर हमला करता है, जिससे ओक को एहसास होता है कि उसे रोकने की जरूरत है। अगले ही पल ओक का वेपन पूरी तरह टूट जाता है, जिससे वो गुस्से में और हालात पर हैरान रह जाता है। लेकिन हमारा लड़का चिल्लाते हुए उस पर वार करता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस तरह वो ओक चीफ को हरा देता है। हारने के बाद चीफ को यकीन नहीं हो रहा कि उस जैसे किसी को कैसे हराया जा सकता है। रोकिन कहता है कि उसने पहले ही बताया था कि वो उसके हाथों मरने वाला है। दूसरी तरफ चीफ जोर से हंसता है और हमारे लड़के को एक वॉरियर मानता है। अगले ही पल उसे लेवल अप होने की ढेरों नोटिफिकेशंस मिलती हैं। इस बीच दूसरे ओक्स अपने बॉस की हार देखकर दंग हैं। वो समझ जाते हैं कि रोकिन सच में काफी ताकतवर और एक सच्चा वॉरियर है। रोकिन नोटिस करता है कि ओक्स ने आखिरकार उसे स्वीकार कर लिया है। फिर वो अपनी विंडो स्क्रीन देखता है।
ये एहसास करते हुए कि उसके पास बिरसर्क मोड में सिर्फ 5 सेकंड्स बचे हैं और मौत से बचने के लिए उसे अपनी एचपी रिकवर करनी होगी, इसीलिए वो तुरंत एक पोशन लेता है, ये सोचते हुए कि बिरजर्क स्किल कितनी यूजफुल है, लेकिन एक परेशान करने वाली पेनल्टी के साथ। अब उसे हंटेड एंड ऑक चीफ विथ लेवल 1 का टाइटल मिला है। इस टाइटल के साथ वो अपना स्टैमिना, स्ट्रेंथ और अटैक पावर 30% बढ़ा सकता है, जबकि उसका क्रिटिकल हिट रेट 10% बढ़ जाएगा। उसे एक रेयर ऑनररी ऑक वॉरियर टाइटल भी मिलता है। इसके साथ उस पर कीथॉन ऑक कैंप अलायंस पेनल्टी का असर नहीं होगा और उनके बीच उसकी रेपुटेशन भरोसेमंद होगी। यह रिवॉर्ड पढ़कर वो जोर से हंसता है। वो यहाँ इसी आया था। भले ही ये प्रोसेस मुश्किल था, लेकिन उसे उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। उसने लेजेंडरी टाइटल पाने की उम्मीद भी नहीं की थी, इसीलिए वो ग्राइंड जारी रखने और थोड़ा लेवल अप करने का फैसला करता है। वो किसी भी ऑर्क को चैलेंज करता है जो आकर उससे लड़ेगा। हालांकि ऑर्क्स उसे याद दिलाते हैं कि लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो उनके चीफ से जीत चुका है, जिससे वो ऑनररी ऑर्क वॉरियर बन गया है। हमारे लड़के को ये ऑनररी वाली चीज़ समझ नहीं आती और वो इसे चेक करने का फैसला करता है। जब वो इसे चेक करता है तो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, क्योंकि वो यहाँ शिकार करने आया था। उसे ऑर्क चीफ को मारने का एक पल के लिए पछतावा होता है, क्योंकि वो यहाँ कुछ आसान एक्सपीरियंस पॉइंट्स के लिए आया था। लेकिन फिर वो ये जानकर आह भरता है कि उसके पास लेवल अप करने के वैसे भी दूसरे तरीके हैं। इसके अलावा उसे यकीन है कि वो फ्यूचर में ऑर्क्स के साथ अपनी रेप्यूटेशन का यूज कर सकता है। जब वो पीछे देखता है तो वो पाता है कि हर ऑर्क ने उसके सामने सर झुका दिया है और उसे अपना वॉरियर मान लिया है। वो मुस्कुराता है जब ऑर्क्स उसे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। कुछ देर बाद वो कीथन में वापस आ गया है। अपनी विंडो चेक करते हुए वो संतुष्ट महसूस करता है। वो अब लेवल 18 पर है, सिर्फ 2 लड़ाइयों के साथ, जो उसे एक अच्छी डील लगती है। वो लेवल 30 तक पहुंच सकता है अगर वो दूसरे ऑर्क से भी लड़े। वो आ भरता है, ये जानकर कि इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। उसका लेवल वैसे भी उसके अगले प्लान के साथ आगे बढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा है। अब जबकि वो शहर में है, उसे जाना चाहिए और अपने आर्सेनल में कुछ सप्लीमेंट्री स्किल्स जोड़ लेनी चाहिए। कुछ देर बाद वो एक बुचर शॉप पर है, जहाँ कसाई उसे हड्डी तक मांस काटना सिखाता है। उसका सिस्टम उसे बताता है कि उसने बुचरी स्किल सीख ली है। मांस को देखते हुए वो इस स्किल को सही से काटते हुए मॉन्स्टर मीट बेचने के लिए यूज करने का इरादा रखता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ये स्किल रेयर मटेरियल्स पाने के लिए भी यूजफुल है। इसके बाद वो हीलिंग स्किल सीखने के लिए इन्फर्मरी जाता है। डॉक्टर उसे बैंडेज के लिए कोई भी सैनिटरी मटेरियल यूज करने से पहले स्किल बुक को ध्यान से पढ़ने की सलाह देता है। बोर एक्सप्रेशन के साथ वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। कुछ कोशिश के बाद वो आखिरकार फर्स्ट एड सीख लेता है। ये स्किल यू से बैंडेज बनाने और पोषण के खर्चे बचाने में मदद करती है। भले ही इसका असर पोषण से कम है, फिर भी ये एक किफ़ायती तरीका है। बाद में वो अपनी कुल्हाड़ी रिपेयर करवाने वेपन शॉप जाता है, जो अब नई जैसी लग रही है। वो सोचता है कि कैसे उसने सारी ज़रूरी स्किल्स सीख ली हैं और अपने वेपन्स और गियर भी फिक्स कर लिए हैं। अब वक्त आ गया है कि वो गेम के मेन क्वेस्ट के लिए तैयार हो जाए। इस मकसद के लिए वो कीथॉन सिटी के सुअर में है। वो बदबू से परेशान है। उसे पता था कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। उसे सुअर में शिकार करने के बाद सुअर रैट टेल्स इकट्ठा करने की ज़रूरत है। उसे समझ नहीं आता कि उसे ये लेम साइड क्वेस्ट पूरा करने की क्या ज़रूरत है, जब वो कुछ ही पल पहले ऑर्क चीफ के साथ लड़ रहा था। जैसे वो आगे बढ़ता है, उसे एहसास होता है कि उसे मेन सिनारियो क्वेस्ट के साथ 10 एरेंड क्वेस्ट पूरे करने हैं। इसलिए वो कुछ ऐसा करने का फैसला करता है जिसे वो जल्दी खत्म कर सके। अचानक वो कई चूहों को देखता है और उन्हें ताना मारता है, पूछता है कि क्या वो अपने खाने का मजा ले रहे हैं। फिर एक चूहा उस पर कूदता है, जिसे वो तुरंत काट देता है, उसकी पूंछ अलग कर देता है। वो चूहे को देखकर घिन महसूस करता है, लेकिन फिर भी संतुष्ट है कि वो सही जगह आया है। फिर कुछ महसूस करके वो पीछे मुड़ता है। वो एक गंदे चूहे को किलिंग इंटेंट के साथ अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो हंसता है, ये एहसास करके कि वो खुद उसके पास आ रहे हैं, जिससे उसकी मेहनत बच गई। अपनी कुल्हाड़ी घुमाकर वो एक प्रो की तरह चूहों को काट और चीर रहा है। कुछ देर बाद वहाँ कई चूहों की लाशें हैं और हमारा बंदा कूल बनकर उन्हें कमज़ोरों का झुंड बुलाता है। उसका सिस्टम उसे बताता है कि उसने रैट हंटर का टाइटल कमा लिया है। 200 सुअर रैट्स को सफलता से मारने के बाद प्लेग से बुरी तरह जख्मी चूहों की बॉडी एग्जामिन करते हुए
वो समझ जाता है कि स्पेशल वाला आसपास ही होना चाहिए। अगले ही पल वो स्पेशल वन को सेंस करता है, जो और कोई नहीं बल्कि प्लेग रैट है, लेवल 23। हमारा बंदा उसे अपने सामने देखकर काफ़ी खुश है। बिना वक्त बर्बाद किए प्लेग रैट हमारे लड़के पर हमला करने के लिए तैयार है। रोकेन हालांकि अपनी घिन की वजह से इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। वो चूहे के हमले से बचता है और इस कमज़ोर कीड़े की तरफ वापस लपकता है, उसकी पूंछ पकड़ लेता है। चूहा दर्द में चिल्लाता है। रोकेन उसे शांत रहने को कहता है ताकि वो उसे अच्छे से मार सके। हालांकि चूहे के प्लान्स कुछ और हैं और वो अपने मुंह से हमारे बंदे पर ढेर सारा जहरीला फ्लूइड निकालता है। हमारा बंदा सोचता है कि क्या ये जहर है जिसके बारे में वो भूल गया था। वो अपने हाथों को देखता है जहां जहर टच हुआ है। उसका सिस्टम भी उसे जहर के बारे में बताता है, जो हर 10 सेकंड में उसकी एचपी 1 पॉइंट कम कर देता है। उसे ये पसंद नहीं आता और अब वो मामले को गंभीरता से लेता है। अगले ही पल वो चूहे पर वॉर क्राई यूज करता है, जिससे चूहे के स्टैट्स कम हो जाते हैं। वो अपनी कुल्हाड़ी उस पर फेंकता है और बिना वक्त गवाए वो उसके पेट में मुक्का मारता है। वो स्मर्क करता है, कहते हुए कि कुछ जहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन चूहा पीछे हटता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसने उसे कम समझा। फील्ड बॉस होने की वजह से इसके पास रीजेनरेशन एबिलिटी है। अब हमारा बंदा लड़ने के लिए तैयार है। इसके साथ चूहा भी उसकी तरफ दौड़ता है। वो अपना हथियार पकड़ता है और डैश और स्ट्राइक का यूज करते हुए बॉस पर हमला करता है। वो पागल हो गया है, इस चूहे के टुकड़े करने के लिए बेताब। कुछ देर बाद वो आखिरकार चूहे को काटकर टुकड़े कर देता है और कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है। चूहे के कटे हुए सर में अभी भी फाइटिंग स्पिरिट बाकी है, लेकिन वो अपने बूट से उसका सर कुचल देता है और मुस्कुराता है। इसके साथ उसने प्लेग बॉस को हरा दिया और लेवल अप हो गया। नतीजतन उसने इस कारनामे से जहर पर काबू पा लिया। वो उठता है क्योंकि उसे वो चीज़ लेनी है जिसके लिए वो यहाँ आया था। वो चूहे पर बुचरी स्किल यूज़ करता है और उसकी बॉडी से प्लेग जेम निकालता है, लेकिन साथ ही उसे प्लेग कर्ज भी अग जाता है। उसकी एचपी हर 10 सेकंड में कम होगी और अगर उसने इलाज नहीं किया तो वो मर जाएगा। पिछली जिंदगी में वो इस कर्ज से अनजान था, लेकिन अब वो जानता है कि क्या करना है। इसलिए वो इस गंदी जगह से बाहर आता है। कुछ देर बाद वो गार्ड को चूहे की पूंछें दिखा रहा है, जो इन मुसीबतों से छुटकारा पाने पर उसकी तारीफ करता है। वो रोकिन को उसका इनाम देने की बात करता है। उसे इसके लिए 10 सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं। फिर वो गार्ड को कर्स्ड जेम दिखाता है, जिसे पहचानकर वो चौंक जाता है। हालात की गंभीरता को समझते हुए वो बताता है कि वो मास्टर स्टोयान को कांटेक्ट करेगा, जो उसका इलाज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जेम का क्या करना है। वो चिढ़ जाता है कि गार्ड उसे खुद स्टोयन के पास नहीं ले जा रहा, लेकिन उसे एक क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसे ये कर्स्ड जेम स्टोयन तक पहुंचाना है ढेरों रिवॉर्ड्स के लिए। इसलिए उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। गार्ड फिर रोकिन को कर्स में मदद के लिए 5 लो क्लास पोशंस देता है। इसके अलावा वो हमारे लड़के को नहाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे सुअर की बदबू आ रही है। कुछ देर बाद वो अपनी मंजिल के सामने है, जो एक मजबूत और ऊंची बिल्डिंग है। बरसरकर गिल्ड से बिल्कुल अलग। हमारा बंदा मानता है कि उन्होंने इस बिल्डिंग पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया होगा। वो जहां भी जाता है बदबू की वजह से लोग अपनी नाक बंद कर लेते हैं। इस बीच वो सोच रहा है कि मैजिक क्लास कितनी पॉपुलर है, यहाँ तक कि उसकी पिछली जिंदगी में भी। हालांकि वो बरसरकर के रूप में बेहतर था, लेकिन उसकी एचपी सिर्फ 30% है और वो कमज़ोर हो रहा है। इसीलिए वो बिल्डिंग की तरफ जल्दी करता है, इससे पहले कि देर हो जाए। वो धमाके के साथ दरवाज़ा खोलता है और पूछता है कि क्या कोई है। एक साइंटिस्ट जैसा दिखने वाला शख्स रोकिन के पहचान पूछता है। फिर वो हमारे बंदे को नहाने के लिए कहता है। उसकी बात अनसुनी करके रोकन उसे बताता है कि वो यहाँ इलाज के लिए आया है और उसे कर्स जेम दिखाता है। इसे देखते हुए स्टोयान उसे भरोसा दिलाता है कि वो सही जगह आया है, क्योंकि वो कर्सिस से होने वाली बीमारियों को ठीक करने में माहिर है। फिर वो हमारे बंदे को जेम देने के लिए जोर देता है, क्योंकि ये उसकी लाइफ फोर्स ले रहा है। लेकिन उसे देने के बजाय रोकन कहता है कि वो ऐसा तब करेगा अगर वो साबित करे कि वो असली मास्टर स्टोयान है। इसके साथ वो अपना हथियार पकड़ता है और उस बूढ़े आदमी की तरफ उठाता है, जो इस मौत से कंफ्यूज है। वो बहरूपिये का कपड़ा खींचता है और चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर वो असली मास्टर होता तो उसकी कुल्हाड़ी रोकना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होता। उससे ये साबित करना होगा।
इसके साथ हमारा बंदा अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन ये बहरूपिया उसे बीच में ही रोक देता है। अगले ही पल बहरूपिया हवा में घुल जाता है और मास्टर स्टोयान का एक ट्रांसपेरेंट रूप सामने आता है। वो हमारे लड़के से इस टेस्ट को पास करने की उम्मीद करता है जो मजिशियंस के लिए सेट किया गया है। हालांकि हमारा बंदा घबराहट में सोचता है कि कैसे उसने सोचा था कि खिड़की पर बैठा पक्षी वही होगा, क्योंकि मजिशियंस आमतौर पर खुद को जानवरों में बदल लेते हैं। इसके अलावा उसने ये ट्रिक इसलिए समझ ली क्योंकि टॉल्किन ने पिछली जिंदगी में अपनी पोस्ट में इस बारे में बात की थी। ट्रिक समझने के बाद उसे वन हू सीज थ्रू लाइस का यूनिक टाइटल मिला, जो उसे इल्यूजन से 20% बचाता है। वो ये टाइटल पाकर खुश है। अगले ही पल स्टोयन उसे खुद को बचाने के लिए तुरंत जेम देने को कहता है। वो उससे सहमत होता है क्योंकि उसकी एचपी कम हो रही है और गिरकर सिर्फ 10% रह गई है। लेकिन रोकन को अभी भी चेक करना है कि क्या ये इंसान असली है, इसलिए वो उसे टेस्ट करने के लिए ट्रूथ बेल निकालता है। टेस्ट करने के बाद वो स्टोयन को जेम दे देता है, जबकि मास्टर स्टोयन पोशन की बोतल उसके मुंह से लगा देता है। इसके साथ वो ठीक हो जाता है। इस बीच स्टोयन सुअर कर्स जेम को एनालाइज कर रहा है। हमारे बंदे से कई सवाल पूछने के साथ वो पूछता है कि क्या उसने कुछ खास नोटिस किया। हमारा लड़का जवाब देता है कि इस जेम की वजह से चूहे म्यूटेट हो गए थे। ये बात स्टोयन को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इसे किसी ने प्लांट किया था, लेकिन वो इस ख्याल को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि सुअर रैट्स को मामूली गार्ड्स भी खत्म कर सकते हैं। स्टोयन की परेशानी हल करने के लिए हमारा बंदा बीच में बोलता है कि ये जेम इंसानों के लिए भी जानलेवा है। पहले तो स्टोयन इस बात को खारिज करने की कोशिश करता है, फिर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं ये एहसास करके कि किसी ने इंसानों पर जहर फैलाया हो सकता है। स्टोयन अब समझ गया है कि उस इंसान का असली प्लान क्या है। हमारा बंदा ये देखकर खुश है कि स्टोयन जैसे हाई क्लास मेघ ने हल्का सा इशारा मिलते ही सब कुछ समझ लिया। उसकी पिछली जिंदगी में सुअर रैट्स द्वारा खोजा गया प्लेग पहले ही स्लम एरिया में फेल चुका था। इसकी वजह से प्लेयर्स को इस इशू को सॉल्व करने के लिए हेलिश 10 नाम के क्वेस्ट से गुजरना पड़ा था। वो खुश है कि इस बार उसे उस नरक से नहीं गुजरना पड़ेगा। फिर स्टोयन उसे बताता है कि वो गार्ड के कैप्टन को इन्फॉर्म करेगा और उसे 2 दिन में मिलने के लिए कहता है। अब उसका सिस्टम उसे स्टैंड बाय पर रहने को कहता है जब तक स्टोयन और कैप्टन मामले की जांच करते हैं, और उसे 2 दिन में मास्टर से मिलना होगा। उसे इसके लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। वो एक पल के लिए कंफ्यूज होता है और नतीजा निकलता है कि उसे अभी के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसा क्वेस्ट पहले कभी पूरा नहीं किया और नहीं जानता कि क्या करना है। जब वो जाने वाला होता है, उसका सिस्टम अलर्ट करता है कि उसकी रिक्वेस्ट पर क्वेस्ट का सिनारियो बदल गया है। इसके मुताबिक टर्निंग पॉइंट्स और कई दूसरे क्वेस्ट्स डिलीट कर दिए जाएंगे। कुछ देर के लिए वो दंग रह जाता है ये सोचते हुए कि प्लेग रैम्पेंट इवेंट हेलिश 10 क्वेस्ट का पहला क्वेस्ट था, जो अब उसकी वजह से डिलीट हो गया है। इसका मतलब है कि दूसरे प्लेयर्स कुछ वक्त के लिए मेन क्वेस्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस एहसास के बाद वो खुशी मनाता है। अगर वो मेन क्वेस्ट खेलना चाहते हैं तो उन्हें हेलिश 10 से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल क्वेस्ट से गुजरना होगा। वो मुस्कुराता है, अपने लिए कुछ वक्त मिलने पर खुश है, क्योंकि स्टोयन वैसे भी 2 दिन में वापस आ रहा है। रात में रोकिन कब्रिस्तान में कुछ ढूंढते हुए दिखता है। लेवल 50 तक पहुंचने के लिए उसे अपने बाकी पैसों से एक अच्छी कुल्हाड़ी और आर्मर खरीदना है। आसपास देखते हुए वो जानता है कि ये कब्रिस्तान साधारण लगता है और किसी को वहां कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक सीक्रेट जगह के बारे में जानता है जिसकी जानकारी 2 महीने बाद रिलीज होगी, इसलिए अभी के लिए कोई उसके राज के बारे में नहीं जानता। आखिरकार उसे ग्रेव कीपर की नकली टांग मिल जाती है जो खो गई थी और जिसे वापस पाकर वो खुश होगा। लेकिन बात यह है कि जब भी कोई ग्रेव कीपर को इसे वापस देने की कोशिश करता है, वो बिना कोई इनाम दिए उन्हें भगा देता है। इसलिए ज़्यादातर प्लेयर्स बिना सोचे इसे फेंक देते हैं। हालांकि रोकेन को एक ग्रेव स्टोन में खाली जगह मिलती है और वो इसे वहां लगा देता है। इसके साथ वो छुपा हुआ डंजन मूनलाइट ग्रेवयार्ड ढूंढ निकालता है। अपना पहला डंजन ढूंढने के बाद उसे एक्सप्लोरर का नया टाइटल मिलता है। उसे इस टाइटल की ज़रूरत है क्योंकि ये उसे ढेर सारा पैसा कमाने में मदद कर सकता है। इस टाइटल के साथ उसका नाइट विजन बेहतर हो जाता है और अब वो सीक्रेट मैकेनिज्म्स ढूंढ सकता है। वो जानता है कि ये इफेक्ट खजाना ढूंढने में काम आएगा। सिर्फ यही नहीं, उसे फर्स्ट एंट्री बोनस भी मिलता है जो 3 दिन के लिए आइटम ड्रॉप वैल्यू को 30% बढ़ा देता है। एक्साइटेड होकर वो डंजन में दाखिल होता है और संभलकर आसपास देखता है।
वो सोचता है कि कहीं वो बॉस मॉन्स्टर को हराने तक वहां फंस ना जाए, जो डंजन के लिए कोई नई बात नहीं है। हालांकि उसे चिंता है कि मॉन्स्टर कोई भूत हो सकता है जिसे वो कुल्हाड़ी से नहीं मार पाएगा। लेकिन अगले ही पल उसका सामना लेवल 25 स्केलेटन्स के ग्रुप से होता है। वो उन्हें अपनी कुल्हाड़ी से कुचलने की कोशिश करता है, उनकी हड्डियां अलग कर देता है और तोड़ देता है। वो राहत महसूस करता है कि कम से कम ये उन गंदे चूहों से बेहतर हैं। फिर वो अपनी स्ट्राइक्स के लिए यूज़ करता है और उन सबको ख़त्म कर देता है। इसके बाद वो लेवल 22 पर पहुंच जाता है। वो अपना स्टैट्स विंडो चेक करता है और रियलाइज़ करता है कि उसके पास 100 स्टैट पॉइंट्स हैं। पहले वो उन्हें लेकर सावधान रहने का फैसला करता है, लेकिन फिर वो एक सनकी की तरह मुस्कुराता है। उसे प्रोसेस तेज करने की ज़रूरत है, इसलिए वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर 200 कर लेता है। वो इंटेलिजेंस में भी इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसे अपनी स्किल प्रोफिशिएंसी लेवल अप करनी है। अब उसने मेन क्वेस्ट शुरू होने से पहले 2 दिन के अंदर लेवल 30 तक पहुंचने का गोल सेट किया है। कुछ देर बाद वो चेहरे पर परेशानी लिए फिर से कई स्केलेटन्स को मार देता है। फिर आखिरकार उसका सामना लेवल 30 डंजन बॉस स्केलेटन से होता है। लेकिन इससे पहले कि ये मॉन्स्टर ठीक से दहाड़ भी पाता, हमारा बंदा उसे मार देता है और लेवल 30 पर पहुंच जाता है। इन 2 दिनों में उसे कोई मज़ा नहीं आता क्योंकि वो बस स्केलेटन्स मार रहा था, लेकिन वो खुश है कि आखिरकार वो लेवल 30 पर है। इसके अलावा इससे उसे 1 गोल्ड और 80 सिल्वर कॉइन्स पाने में भी मदद मिलती है। सिर्फ यही नहीं, हमारे चालाक हीरो को स्केलेटन से बैटल आर्मर के कई टुकड़े भी मिलते हैं जो वॉरियर क्लास के लिए ज़रूरी हैं। उसके पास ढेरों हैं और वो उन्हें बेचने के बाद पैसे इन्वेस्ट करने का फैसला करता है। वो जानता है कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानता है। फिर वो अभी के लिए इस जगह को छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसके पास इस डंजन की जानकारी बेचने का भी एक शानदार आइडिया है। वो जानता है कि कई गिल्ड्स अपने मेंबर्स को ट्रेन करने के लिए ऐसी जगह की तलाश में हैं। वापस आते हुए वो सोचता है कि क्या उसे हथियार खरीदने चाहिए या स्टैट पॉइंट्स बढ़ाने में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाद में वो आखिरकार स्टोयन के सामने है, जो अचानक चले जाने के लिए माफ़ी मांगता है। उसकी माफ़ी को अनसुना करते हुए रोकिन पूछता है कि क्या उसे दोषी मिला। स्टोयन जवाब देता है कि उसे कुछ नहीं मिला और कोई सबूत भी नहीं मिला। रोकिन समझ जाता है कि दोषी इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। दोषी वर्शिपर्स ऑफ करप्शन नाम के ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और मेन क्वेस्ट भी उन्हें रोकने के बारे में है। लेकिन अब जबकि उसने उनका प्लान रोक दिया है, उसे उम्मीद है कि उन्हें उनके खिलाफ कुछ मिलेगा। स्टोयन उसकी सोचों को रोकते हुए कहता है कि उसने जूअल ऑफ अर्थ का यूज़ करके अर्थ की यादें पढ़ने का फैसला किया है। बाहर से ये जेम खास नहीं लगता, लेकिन वो उस जगह की अर्थ मेमोरीज यूज़ कर सकते हैं जहां ये था। आमतौर पर लोग इस जूअल का यूज़ दूसरे प्लेयर्स के सीक्रेट हंटिंग मेथड्स पता करने के लिए करते हैं। स्टोयान को उम्मीद है कि उन्हें इस पत्थर से कुछ मिलेगा। फिर वो हमारे लड़के की तरफ मुड़ता है और उसे अपनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने को कहता है। रोकिन जवाब देता है कि अगर रिक्वेस्ट जायज़ हुई तो वो करेगा। ये सोचते हुए कि ये मेन क्वेस्ट से जुड़ा होना चाहिए, स्टोयान कहता है कि रोकिन उन्हें रोकने में कामयाब रहा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि दोषी दोबारा हमला करेगा या नहीं। इसलिए वो चाहता है कि वो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करे। उसका सिस्टम उसे विगरस लाइफ एनर्जी नाम के नए क्वेस्ट के बारे में बताता है, जिसमें उसे रोकेन को कलेक्ट करने के लिए कही गई आइटम्स इकट्ठा करने के लिए स्टोयन के असिस्टेंट के तौर पर काम करना होगा। उसे ऑक वॉरियर का खून और सीबीजे ब्लड इकट्ठा करना है। वो सोचता है कि उनका खून पाने के लिए उसे उनका शिकार करना होगा, लेकिन मुसीबत यह है कि अपने ऑनररी ऑक टाइटल और उनके भरोसेमंद होने की रेप्यूटेशन की वजह से वो ऑक्स का शिकार नहीं कर सकता। वो उनसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि इस प्रोसेस में वो अपना टाइटल खो देगा। कुछ देर बाद वो और कैंप के सामने खड़ा है और दरवाज़ा खोलने की डिमांड करता है। और गार्ड्स तुरंत उसे पहचान लेते हैं और उसके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। वो उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, उसे दोस्त बुलाते हैं। फिर वो उनकी तरफ मुड़ता है और एक एहसान मांगता है। रोकिन साफ करता है कि उसे उनके वॉरियर्स का खून चाहिए। ऑर्क्स समझते हैं कि वो बस आसानी से वॉरियर का खून नहीं दे सकते, क्योंकि ऑर्क्स अपना वॉरियर ऑनर बनाए रखने के लिए सिर्फ लड़ाई के दौरान ही खून बहाते हैं। रोकिन को उनका जवाब पसंद नहीं आता।
वो एक पल के लिए सोचता है और उनकी एक कुल्हाड़ी उधार मांगता है। ऑर्क कंफ्यूज होता है लेकिन फिर भी अपनी कुल्हाड़ी रोकिन को दे देता है। फिर वो पूछता है कि क्या रोकिन कहीं जा रहा है, जिस पर रोकिन हाथ हिलाते हुए जवाब देता है कि उसे कुछ याद आया जो उसे करना है। ऑर्क्स खुशी खुशी उसे अलविदा कहते हैं। हथियार पकड़कर बाहर चलते हुए रोकिन एक ईविल प्लान के बारे में सोचता है कि कैसे वो ऑर्क्स को आसानी से अपना खून देने पर मजबूर करेगा। अब वो कुछ ऐसा करेगा जो उन्हें प्रोटेक्ट करने पर मजबूर कर देगा।